वेलकम दोस्तों, आज बात करेंगे कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंड करती है। कोई लोग 5 रुपये पर ग्राफ लेता है, कोई 150 रुपये पर ग्राफ लेता है। इतना वेरिएशन हेयर ट्रांसप्लांट में क्यों है? कौन सही है, कौन गलत है, कौन अच्छा ट्रांसप्लांट कर रहा है इसलिए ज़्यादा पैसे ले रहा है या सिर्फ मार्केटिंग करके ज़्यादा पैसे ले रहा है। तो इसके बारे में जो भी आपके मन में डाउट्स हैं उसको थोड़ा सा हम सॉल्व करने की कोशिश आज करेंगे। वेलकम टू लार्ज डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर। मैं डॉक्टर गजानन जाधव। आज बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्ट के बारे में। तो देखिए, रफली 2 चीज़ें अंडरस्टैंड कर लीजिए। 2 टाइप्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट होती है। एक होता है FUE और एक होता है FUT। FUE मतलब एक बाल निकाला जाता है आपके डोनर एरिया से और उसको सामने लगाया जाता है, उसको FUE रफली बोलते हैं। FUT जो होता है, आपकी जो स्ट्रिप होती है, स्किन के साथ बालों को निकाला जाता है। बालों की जो स्ट्रिप होती है उसको फिर माइक्रोस्कोप के अंदर धीरे धीरे कट किया जाता है और एक बाल वहाँ से कट करके आपके जो भी सामने का एरिया है, बॉल्ड एरिया, उसमें लगाया जाता है। उसको बोलते हैं FUT। तो ये बेसिक 2 कैटेगरीज ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट आज दुनिया में अवेलेबल है और लोग करते हैं। जो शुरुआत हुई थी FUT से शुरुआत हुई थी, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, या फिर पंच बायोप्सी से, मतलब बड़े बड़े ऐसे होल में बना के उसको लगाया जाता था। ऐसे इकट्ठा बाल लगाए जाते थे, उसको पंच बायोप्सी बोला जाता था, बट वो बहुत गंदा दिखता था। उसके बाद FUT था। FUT में स्ट्रिप निकाल के प्लास्टिक सर्जन या जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर है वो पीछे से आपका स्ट्रिप निकालता था, मतलब स्किन का एक टुकड़ा निकालता था जिसके ऊपर बाल अवेलेबल है। जो स्ट्रॉन्ग डोनर एरिया है उसको बाद में स्टिचेस लगा के क्लोज किया जाता था और बाद में उसको ग्राफ को धीरे धीरे बाइसेक्ट करके उसको लगाया जाता था। देखिए, आज जो सब लोग कर रहे हैं वो टेक्निक का नाम है FUE, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। वो क्यों कर रहे हैं, FUT क्यों नहीं की जा रही है, और FUT जो लोग करते हैं वो क्यों करते हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा विस्तार से आज बात करेंगे। देखिए, FUT जो टेक्निक है, इसके अंदर डॉक्टर की जो स्किल होती है, आपको जो भी है स्ट्रिप निकालने में और उसका ट्राइकोफ्लाइटिक क्लोजर जिसको बोलते हैं, वो करने में ज़्यादा इम्पोर्टेंस डॉक्टर की वो स्टेज में होती है। मतलब जहाँ से हम लोग ग्राफ्ट या स्ट्रिप निकाल रहे हैं उसको स्टिच करना सही चाहिए, नहीं तो फिर इतना बड़ा आपको स्कार मार्क दिखेगा कि सबको विजिबल होगा और बहुत लोग बोलेंगे ये क्या कर लिया आपने। तो जब तक वो प्रॉपरली क्लोज नहीं होगा, जब समझ में नहीं आना चाहिए कि आपका यहाँ से बालों का लिए स्ट्रिप निकाला गया है, उसको बोलेंगे ट्राइकोफाइटिक क्लोजर, और वो अच्छा होना ज़रूरी है। तब जाके ये सर्जरी में सक्सेस हम बोल सकते हैं। बिकॉज एक कॉस्मेटिक सर्जरी है तो कॉस्मेटिकली उसको अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। एक बार स्ट्रिप सर्जन ने निकाल दी, उसके बाद बेसिकली टेक्नीशियन का काम स्टार्ट होता है। जो एक्सपर्ट टेक्नीशियन है, इसके अंदर जो माइक्रोस्कोप के अंदर कटिंग कर सकते हैं, उनका काम स्टार्ट होता है, ताकि एक एक बालों को सही तरीके से छान के आपके बालों के अंदर जो भी बॉल्ड एरिया उसके अंदर लगाना ज़रूरी होता है। स्लिप मेकिंग का काम यूजुअली डॉक्टर करते हैं, और या फिर आप इसके अंदर पेन भी यूज़ कर सकते हो या स्टिक एंड प्लेस नीडल मेथड से भी उसको इम्प्लांट कर सकते हो। बट बेसिक काम हो गया डॉक्टर का, उसके बाद टेक्नीशियन का काम होता है। एंड इम्प्लांटेशन डिपेंड टू पेशेंट और डॉक्टर टू डॉक्टर एंड सेंटर टू सेंटर वेरी करता है कि इम्प्लांटेशन कौन करने वाला। हर टेक्निक में इम्प्लांटेशन की अलग कैटेगरी है, अलग टाइप्स है, और हर बंदा अलग तरीके से इम्प्लांट करता है। तो ये हो गया FUT के बारे में। देखिए, आज 90% या मैं बोलूँगा 99% सेंटर्स FUE कर रहे हैं, FUT कोई नहीं कर रहा। इसके 2 चीज़ें हैं। FUT जो होता है उसके लिए क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन या क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट या सेम लेवल का डॉक्टर होना ज़रूरी है, क्योंकि उसको प्रॉपरली आपको कट करके स्टिच करना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को ये सब टेक्निक्स नहीं आती, इसलिए वो FUT नहीं करते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपको बहुत ज़्यादा स्किल वर्क चाहिए इसके अंदर। जो लोगों ने कभी FUT देखा ही नहीं है, ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा संख्या आज मार्केट में अवेलेबल है। FUT बहुत सारे डॉक्टर्स को आता ही नहीं है, बिकॉज हो नहीं रहा है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, आपको जो टेक्नीशियन चाहिए जो FUT के ग्राफ को सही से निकाले, उनकी संख्या बहुत लिमिटेड हो चुकी है। तो इसके वजह से आज जो है FUT का रेट जो है वो बढ़ चुका है कंपेयर टू FUE। पहले FUE 200 से 300 रुपये पर ग्राफ चलता था,
आज वो उल्टा हो चुका है। आज आपको 100 to 150 रुपीज़ तक FUT मिलेगा। FUE आपको बहुत सस्ते में 5 रुपये में भी मिल सकता है, टेक्नीशियन अगर कहीं पे कर रहे हैं तो समझ लीजिए FUT बहुत रेयर चीज़ हो चुकी है, इसीलिए उसका रेट अभी ज़्यादा है और FUT करने वाले लोग भी बहुत कम हैं। थोड़े ड्रॉबैक्स है FUT के, क्योंकि पेन होता है, स्टिच का प्रॉब्लम होता है, कभी कभी स्टिच खुल जाती है, बहुत दिनों तक नेक का मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। ये कुछ ड्रॉबैक्स FUT में होते हैं, बट FUT का ग्राफ्ट ज़्यादा हेल्दी होता है कंपेयर टू FUE। जो अनएक्सपीरियंस को अगर आप FUT के साथ कंपेयर करोगे तो एक्सपीरियंस FUT विल हैव अ बेटर रिजल्ट कंपेयर टू दोज डॉक्टर और एनीबडी हु इज डूइंग अनएक्सपीरियंस FUE। उससे FUT के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे आपको, क्योंकि FUT जो होता है यूजुअली आप सोचोगे प्लास्टिक सर्जन या क्वालिफाइड डॉक्टर ही कर पाएंगे, आपको कोई टेक्नीशियन मिलेगा नहीं जो FUT कर रहा है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है। रही बात की FUT अच्छा है या FUE अच्छा है, मैं बोलूँगा FUE भी अच्छा है, FUT अच्छा है जब आपका स्किल्ड डॉक्टर काम कर रहा है। इसमें दोनों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, दोनों का भी लाइफ हेयर का रिजल्ट्स इक्विवेलेंट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स FUE और FUT दोनों को कंबाइन करते हैं जब ग्राफ की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए कोई टेक्निक में फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट करने वालों में यूजुअली होता है जो सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। चलो ये आगे बढ़ते हैं FUE की तरफ। अभी FUE जो है इसके अंदर बहुत मार्केटिंग घुस चुकी है। FUE मतलब क्या, पीछे से आपको इंटैक्ट अच्छे बाल निकालना है और जहाँ पे बॉल्ड एरिया वहाँ पे लगाना है, एक एक करके निकालना है। तो दो चीज़ें इसके अंदर अंडरस्टैंड कर लीजिए, एक है एक्सट्रैक्शन का पार्ट मतलब ग्राफ्ट निकालने का पार्ट है, सेकंड पार्ट है इम्प्लांटेशन का पार्ट। अभी ग्राफ्ट निकालते वक्त आप कितने अच्छे हेल्दी विदाउट ट्रांजैक्शन विदाउट डैमेज ग्राफ्ट निकाल रहे हो उसके ऊपर भी आपके रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं। मैं बोलूँगा मोर देन 50% रिजल्ट उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि अगर आप एक ग्राफ में 4 हेयर फॉलिकल है, अब उसमें से एक ही 2 ही निकाल पाते हो, बाकी के 2 ग्राफ का आप डैमेज करते हो या ट्रांजैक्शन करते हो, तो आपके आने वाली डेंसिटी सही रहने वाली नहीं, जितनी आपको ज़रूरत है या जितनी आपके पास कैपेसिटी है। देखिए, अच्छा डोनर होना हर एक के बस की बात नहीं है, हर एक का चॉइस नहीं है, ये तो आपके पास क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपके अंदर अगर एक ग्राफ के अंदर 4 बाल है, 3 बाल हैं, तो आपका हक है आपको अच्छा हाई डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट मिलने का। जिसके अंदर बहुत पुअर डोनर एरिया, सिंगल हेयर फॉलिकल है, बहुत थिन हेयर है, तो उसके अंदर कॉम्प्रोमाइजेशन ऑफ रिजल्ट्स वी कैन एक्सेप्ट। हम लोग समझ सकते हैं कि डोनर अच्छा नहीं था इसलिए रिजल्ट अच्छे नहीं आए, बट FUE के अंदर यही प्रॉब्लम है। अगर कोई अनएक्सपीरियंस बंदा FUE कर रहा है, उसका मतलब है कि वो आपके बालों को सही तरीके से जस्टिस नहीं दे पा रहा है, क्योंकि वो डैमेज करने का रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से कंपेयर टू इम्प्लांटेशन। मैं इम्प्लांटेशन पे भी आऊँगा कि एग्जैक्टली इम्प्लांटेशन क्या होता है। तो देखिए, आपने एक्सट्रैक्शन कर लिया, अच्छा बंदे ने एक्सट्रैक्शन कर लिया, नेक्स्ट स्टेप होता है इम्प्लांटेशन का। अभी ये होता है एक्सट्रैक्शन के लिए तो यूजुअली सब सेम माइक्रोमोटर यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट सेम होता है, सिर्फ एक चेंज होता है पंच का। जो पंच होता है ग्राफ एक्सट्रैक्शन के लिए, कोई 300 रुपये का यूज़ करता है, कोई 10,000 रुपये का यूज़ करता है। तो यहाँ पे थोड़ा कॉस्टिंग में आप डिफरेंस समझ सकते हैं, और पंच के ऊपर डिपेंड करता है आपका स्कार का साइज। अगर आपका थिन ग्राफ्ट है तो आपके लिए 0.7 का पंच सफिशिएंट है, बट अगर आपके बाल बहुत मोटे हैं, ठीक है, और मल्टीपल हेयर फॉलिकल है, अगर आप उसमें 0.7 का पंच यूज़ करोगे तो ये जस्टिस नहीं होगा। इसके अंदर आपको 0.9 के आसपास का पंच यूज़ करना पड़ेगा, ताकि जाके आपके चारों के चारों बाल सही तरीके से विथ स्टेम सेल्स, टिश्यू एंड एवरीथिंग आने चाहिए, और उसका इम्प्लांटेशन जब सही तरीके से होगा तब रिजल्ट अमेजिंग होगी। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपकी पंच की साइज इम्पॉर्टेंट होती है। सेकंड इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका पंच कितना स्कारिंग क्रिएट कर रहा है। जितना आपका शार्प सिरेटेड पंच है उतना वो कम स्कारिंग क्रिएट करेगा। जितना ब्लंट या रिपीटेड यूज वाला पंच है या पंच की क्वालिटी ही नहीं है, वो पंच आपको ज़्यादा स्कारिंग क्रिएट करेगा, ज़्यादा फाइब्रोसिस क्रिएट करेगा, स्किन को ज़्यादा टाइट बनाएगा। तो इसलिए पंच यूज़ कौन सा किया जा रहा है,
कौन से लेवल का यूज़ किया जा रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि जाके आपका स्किन जो है वो अच्छा हेल्दी रहे और फाइब्रोसिस मतलब जो टाइटनेस आता है स्किन में सर्जरी के बाद वो कम से कम रहे। ये हो गई हमारी एक्सट्रैक्शन की बात। अब बात करेंगे इम्प्लांटेशन की। देखिए इम्प्लांटेशन में रफली 2 टेक्निक्स आप कंसिडर करिए, एक होती है स्लिट टेक्निक और एक होती है नीडल टेक्निक। स्लिट टेक्निक में क्या किया जाता है, पहले आपके होल बनाए जाते हैं या स्लिट्स बनाए जाते हैं जिसके अंदर आपको बाल लगाने हैं। जब स्लिट क्रिएट किए जाते हैं तब उसका डायरेक्शन और डेंसिटी डिसाइड की जाती है। अगर स्लिट बहुत क्लोज प्लेस कर दी है आपने तो डेंसिटी ज़्यादा ही आने वाली है, बहुत ज़्यादा दूर कर दी है तो डेंसिटी कम आने वाली है, बहुत ही हाई डेंसिटी करने की कोशिश की तो प्रॉब्लम होता है स्किन नेक्रोसिस के भी चांसेस। तो इसलिए डॉक्टर का एक्सपीरियंस यहाँ पे स्लिट मेकिंग में बहुत मायने करता है कि आपको डिजायर डेंसिटी दी जाए ताकि जाके आपकी स्किन की नेक्रोसिस भी ना हो और आपको डेंसिटी भी सही मिले। तो ये होगा स्लिट टेक्निक का। इसके अंदर 2 इम्प्लांटेशन की टेक्निक है। स्लिट एक बार बना दी है आपने तो आप सिंगल फोर्सेप, डबल फोर्सेप या सिंगल फोर्सेप या नॉन टच एफयू, इसको हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं नॉन टच एफयू, जिसके अंदर ग्राफ के मिडल पोर्शन, लोअर पोर्शन एंड रूट्स को कभी टच नहीं किया जाता है। इसकी वजह से जो ग्राफ जाता है विदाउट डैमेज जाता है और 100% सर्वाइवल ऑफ द ग्राफ होता है। इसको हम बोलते हैं नॉन टच एफयू। कुछ लोग सिंगल फोर्सेप से यूज करते हैं जिसके अंदर रूट को टच किया जाता है या मिडल पोर्शन को, स्टेम सेल्स को टच किया जाता है, उसकी वजह से डैमेज रेट बढ़ जाता है और रिजल्ट उतने सही नहीं आते जितने सही आने चाहिए। फॉल्ट कोई भी टेक्निक्स में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि बंदा कितना एक्सपीरियंस है और कितनी सही तरीके से उसको मैनेज किया जा रहा है। तो ये होगा स्लिट। बाद में 2 आ गए हैं कि नीडल टेक्निक, उसमें बोलते हैं स्टिक एंड प्रेस टेक्निक या फिर इम्प्लांटर पेन। देखिए नीडल टेक्निक में कॉस्टिंग बढ़ने का कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि नीडल की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होती है तो इसलिए वो कॉस्टिंग सेम ही होगी। स्लिट में भी कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, इसके वजह से कॉस्टिंग में ज़्यादा डिफरेंस आने की ज़रूरत नहीं है। यस, इम्प्लांटर पेन जब कोई बंदा यूज़ कर रहा है तो इम्प्लांटर पेन अगर आप इम्पोर्टेड सही तरीके से अच्छे क्वालिटी के इम्प्लांटर पेन यूज़ करोगे तो 2500 तक एक पेन चला जाता है। इंडियन में जाओगे तो या चाइना में जाओगे तो 500 रुपये में भी मिल जाता है। बट देखिए जितना आपका कटिंग शार्प होगा उतना फाइब्रोसिस कम होता है, ये बेसिक प्रिंसिपल है। तो इसीलिए जब आपका पेन रिपीटेड यूज हो रहा है, सपोज आपने एक ही पेन यूज किया 2000 ग्राफ की सर्जरी के लिए, तो सामने का जो निडल का टिप होता है वो ब्लंट हो जाता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्किन डैमेज होती है। तो कुछ सेंटर में वही को बार बार यूज किया जाता है, इसके वजह से स्किन डैमेज के रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाता है और स्किन डैमेज होती है। तो इसीलिए आप 500 ग्राफ के ऊपर एक पेन को यूज नहीं कर सकते, इसलिए उसमें कॉस्टिंग थोड़ा हाई हो जाता है। तो देखिए ये रफली मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है कि एक्सट्रैक्शन सब लोग सेम ही करते हैं, सिर्फ क्वालिटी डिपेंड करती है एक्सट्रैक्शन कौन कर रहा है उसके ऊपर। इम्प्लांटेशन में स्लिट टेक्निक, नीडल टेक्निक एंड इम्प्लांटर पेन, ये 3 चीज़ें हैं। इम्प्लांटर पेन में थोड़ा सा कॉस्टिंग बढ़ जाता है, मे बी पर सर्जरी आप 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पकड़ के चलिए इसके अंदर। तो कौन सा टेक्निक सबसे अच्छा है, अभी इसके ऊपर आएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सा टेक्निक सब अच्छे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट प्राइसिंग में क्यों डिफरेंस है, प्राइसिंग में डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, क्यों आ रहा है? देखिए कोई भी बंदा अगर एक्सपीरियंस है, उसका 10 साल का एक्सपीरियंस ये फील्ड में है ट्रांसप्लांट के, तो ऑब्वियसली वो आपके एक्सपीरियंस के लिए चार्ज कर रहा है। उसका एक्यूरेसी सही होगा, उसका जजमेंट सही होगा, उसका डायग्नोसिस सही होगा, थिनिंग एरिया है उसमें वो ट्रांसप्लांट करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो डिसाइड करेगा। हर पेशेंट को वो बोलेगा नहीं कि आप ट्रांसप्लांट करो, बहुत वीक डोनर है वो बोलेगा आज नहीं करना है, आप मेडिसिन लो 6 महीने के बाद फिर ट्रांसप्लांट करेंगे। ये सब मैटर करता है वो एक्सपीरियंस के ऊपर, उसका एक्सपीरियंस क्या है, कितना जेन्युइन बंदा है, तो उसके ऊपर उसका रेट डिसाइड करेगा। तो डॉक्टर के या फिर आप कोई भी आर्टिस्ट के रेट आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते, वो आर्टिस्ट ही अपने खुद रेट डिसाइड कर सकता है कि कितना पर ग्राफ मैं चार्ज करना चाहता हूँ, बिकॉज उसको पता है कि उसने क्या आपको चीज़ देनी है। देखिए अगर आप शाहरुख खान को कंपेयर करेंगे नए आर्टिस्ट के साथ, शाहरुख खान में भी 2 करोड़ रुपए चार्ज कर रहा है एक फिल्म के लिए, वही नया बंदा वही फिल्म में 2 लाख में भी काम कर लेगा, रोल तो एक ही है, बट हर बंदे के एक्सपीरियंस के हिसाब से वो चार्ज करता है, बिकॉज दिस इज आर्टिस्टिक वर्क। ये ऐसा नहीं कि आपकी डिग्री हो गई, मैं एमडी हो गया, वो भी एमडी है, इसका 5 रुपए में उसका भी 5 रुपए होगा, ऐसा नहीं होता है। इसका एक्सपीरियंस कैलकुलेट किया जाता है इसके अंदर कि आपकी टेक्निक कितनी स्मूथ है, कितनी साउंड है, कितनी सेफ है और कितनी कारगर है। ये सब चीज़ों के ऊपर रेट डिसाइड किया जाता है। देखिए कॉमन अगर 2 बंदे सेम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो हर एक का कॉस्टिंग अलग हो सकता है, डिपेंड करता है उनके रिजल्ट्स के ऊपर कि
क्या रिजल्ट्स दे रहे हैं। देखिए दूसरा पार्ट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंफ्रास्ट्रक्चर पे कौन सा बंदा, कौन सा डॉक्टर, कौन सा क्लिनिक कितना स्पेंड कर रहा है, उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत कॉस्टिंग डिपेंड करता है। देखिए आप टेक्नीशियन से ट्रांसप्लांट कराओगे तो उसने अपने क्वालिफिकेशन के लिए हार्डली कुछ मेहनत करी है, वो 12 पास हो या फिर BSc हो, उसका कुछ ना कुछ उसने बहुत कम एग्ज़ाम दी है या बहुत कम टाइम स्पेंड किया अपने स्टडीज़ के लिए, बहुत कम पैसा स्पेंड किया है, तो तकरीबन वो डेफिनेटली उसको चार्ज कम ही करेगा। जो बंदा क्वालिफाइड है, उसने MBBS किया है, MD किया है, 10 साल की प्रैक्टिस हुई है, इतना दिनों का एक्सपीरियंस, जो पैसा टाइम उसने स्पेंड किया, उसका भी तो कोई वैल्यू होगा दोस्तों। तो इसीलिए थोड़ा सा बहुत चार्ज कर रहा है वो। तो देखिए ये सब लाइफ टाइम सर्जरी है हेयर ट्रांसप्लांट, बार बार होने वाली तो चीज़ है ही नहीं है। एक बार आपका डोनर डैमेज हो गया तो फिर से भगवान भी उसको वापस नहीं दे सकता आपको। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, जब आप ट्रांसप्लांट करोगे तो एक्सपीरियंस स्किल्ड पर्सन बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि कोई टेक्नीशियन सही नहीं कर सकता है, उसके साथ 10-15 साल का एक्सपीरियंस अगर है तो वो भी सही करेगा। बट जो नया डॉक्टर है जिसने आज ही हेयर ट्रांसप्लांट स्टार्ट किया प्रैक्टिस, वो सही नहीं कर सकता है। ये प्रैक्टिस का भी विषय है इसके अंदर कि आपके पास दोनों भी चीज़ें ज़रूरी है, एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है और आपका नॉलेज, आपकी डिग्री भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए ये चेंजेस जो होते हैं, आपको 5 से 10 रुपए में टेक्नीशियन ट्रांसप्लांट करते हैं। आप मुझे बताइए, दुनिया का कोई भी प्लास्टिक सर्जन 10 रुपए में आपका कोई ट्रांसप्लांट करके देगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसका रीज़न ही यही है कि उसके पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर आपका एक बार सर्जरी कर देगा, वो बाद में ज़िंदगी भर आपको उसको फॉलोअप देना है, आप उसके साथ ज़िंदगी भर जुड़े रहोगे, तो 10 रुपये में उसको नहीं परवड़ने वाला है, नहीं कर सकता है। वो जो क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेगा, वो 10,000 रुपये का पंजा आपके लिए यूज़ करेगा, वो आपके लिए लैमिनर फ्लो डालेगा ओटी के अंदर, उसके पास क्वालिफाइड स्टाफ होगा, BSc नर्सिंग होगा, GNM ANM होगा, उसका वो पेमेंट कर रहा है, सब कुछ चीज़ें आपके लिए हाइजीनिक, स्टेराइड, सब कुछ चीज़ें यूज़ कर रहा है। आप उसको सारे टेक्नीशियन जो भी कर रहा है, वो अपना सलून में ट्रांसप्लांट कर रहा है, उसके साथ आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जो हम रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ डॉक्टर चलते हैं, उसके लिए उसको कुछ स्पेंड करना होता है, कुछ मनी स्पेंड करनी होती है। अदर देन दैट वो नहीं कर पाता है। देखिए डॉक्टर अपना डिग्निटी, अपना प्रैक्टिस गलत तरीके से नहीं कर सकता है, भले ही कोई बिजनेसमैन कर ले, बट डॉक्टर नहीं कर सकता। इसलिए आप कभी भी जब डॉक्टर को चॉइस करते हो तो डॉक्टर को कभी भी आप ज़्यादा स्पेंड करोगे, इसका रीज़न ही यही होता है, उसका डिग्री, उसका एक्सपीरियंस, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें मैटर करती है। इसीलिए FU टेक्निक के द्वारा किए गए ट्रांसप्लांट जो आप प्रॉपर तरीके से करते हो, वहाँ पे थोड़ा सा आपको मे बी 20-25 रुपये तक हो सकता है। Coming to last technology called DHI, DST, रियल टाइम FUE, इसमें कॉस्टिंग ज़्यादा क्यों होती है? इसका रीज़न ये है कि ये टेक्निक के अंदर एक दिन में आप गीगा सेशन नहीं कर सकते हो। एक दिन में आप 2 से 3 हज़ार ग्राफ तक ही काम कर सकते हो। आपको 2 से 3 दिन काम करना पड़ता है एक ही पेशेंट के ऊपर 6000 ग्राफ करने के लिए। इसलिए डेली OT के एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, डेली वेजेस जो होते हैं टेक्नीशियन के वो बढ़ते हैं। इसके वजह से आपको थोड़े एक्सपेंसिव हो जाती है ये ट्रीटमेंट करना। और इम्पोर्टेंट यही है कि रियल टाइम FUE अगर आप सही से कर रहे हो तो इसमें रिजल्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ताकि आपका ग्राफ बाहर बिल्कुल भी नहीं रहता। 10 मिनट के ऊपर बाहर ग्राफ नहीं है तो बॉडी की एक्सेप्टेंसी और ग्राफ का सर्वाइवल और ग्राफ की लाइफ सबसे ज़्यादा होने की चांसेस ये टेक्निक्स में ज़्यादा है। वेदर आप रियल टाइम FUE करिए, DHI करिए या DST करिए, जिसमें डायरेक्ट ग्राफ निकाल के इम्प्लांट किया जाता है। सो दोस्तों ये हो गया वेरिएशन बिटवीन द ग्राफ्ट एंड कॉस्ट ऑफ द ग्राफ्ट। इसके अकॉर्डिंगली ये आपका प्राइस डिसाइड किया जाता है। बाद में आपको पोस्ट सर्जरी क्या सर्विस मिलने वाली है, इसके अंदर आपको क्या PRP दे रहे हैं, असिस्टेंट डॉक्टर का कितना अच्छा है, पोस्ट ऑपरेटिव सर्विसेज कितनी अच्छी है, इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत एडिशनल कॉस्टिंग हो जाती है। सो दोस्तों आपको ये वीडियो होपफुली सब अच्छा लगा होगा। इसमें कुछ डाउट्स है और कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए आपको तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आपके क्वेरीज डालते रहिए। हमारा मोबाइल नंबर दिया गया है, इसके अंदर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। हम आपको फिर से जुड़ेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।